मलिकाए सहरा सीरीज सीजन 6 मुकद्दस अमानत किस्त नंबर 16। हर शख्स अपने अपने तौर पर इस खौफनाक मुहिम में हिस्सा ले रहा था। जो लोग इस मुहिम के रूहे रवां थे वो तो अपने तौर पर ही अपनी मसरूफियत में लगे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो खामोशी से इनका साथ दे रहे थे, जैसे जाहिद या फेरोज। ये लोग भी तमाम मामलात में पूरी तरह मुलविस थे। फेरोज ने तो जिंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे, अब तो सब ख्वाब की बातें मालूम होती थी। लंदन की फजाओं में जराइम की जिंदगी गुजारने वाला अब एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। मोहब्बतों में डूबा हुआ और किसी की कुर्बत से सरशार। फितरत के वो पहलू सामने आ गए थे जो न जाने कौन से हवाओं में गुम हो गए थे। माजी क्या था, बचपन क्या था, माँ बाप क्या थे, वो कौन से हालात थे जिन्होंने फेरोज को इन रास्तों पर ला डाला था। अब ये सब कुछ किस्सा पारीना बन चुका था। मिर्जा नसीर बेग के चक्कर में वहां पहुंचा था और इसके बाद तकदीर के धारों ने नया ही रुख इख्तियार कर लिया था। अफ्रीका की मुहिम कभी जहन के किसी गोशे में नहीं आई थी, लेकिन ये सब तकदीर के खेल होते हैं। वो न जाने कैसे कैसे चक्रों में उलझकर यहाँ तक पहुंचा था और फिर यहाँ अलाशा इसे मिल गई थी। पाकबाज नौजवान नहीं था, जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन मोहब्बत की कहानी ही मुख्तलिफ होती है। यूरोप की वो लड़कियां जो इसकी ज़िंदगी में आई थीं कभी भी इसके दिल की गहराइयों को छू नहीं सकी थीं और इसने हमेशा इन्हें सतही निगाहों से देखा था। लेकिन अलाशा ने न जाने कौन से चोर दरवाज़ों से दिल की गहराइयों पर हमला किया था और बासानी वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। ये मासूम सी लड़की जिसका माजी खुद इसकी निगाहों से ओझल था, गोमी सियाना के साथ परवान चढ़ी थी और अब दोनों के दरमियान इतने फासले हो गए थे कि लगता ही नहीं था कि इसका गोमी सियाना से कोई ताल्लुक था। गोमी सियाना पहले इसके लिए बेहद मुस्तरिब और बेकरार रहती थी, लेकिन जब इसने इसे फेरोज की कुर्बत में मुतमईन पाया तो इसका जहन भी इस जानिब से हट गया। वैसे भी वो दूसरी किस्म की औरत थी और इसके अपने रास्ते भी मुख्तलिफ थे। अब वो खामोशी से टारीवागा में अपनी ज़िंदगी के बकिया दिन गुजार रही थी और नहीं कहा जा सकता था कि इसकी ज़िंदगी का ये सफ़र कितना तवील था। जब वहाँ से रवानगी हुई थी तो अलाशा गोमी सियाना के पास पहुंची थी। मामा कोना मैं जा रही हूँ, और गोमी सियाना ने इसे इतनी अजनबी निगाहों से देखा था, लगता ही नहीं था कि इसका अलाशा से कोई ताल्लुक रह चुका है। वो खामोश रही तो अलाशा ने फिर कहा, मैं जाऊँ? जा जा, सितारे तेरे मुवाफिक हैं और जहाँ तू जा रही है वही जगह तेरे लिए बेहतर है। जा जा, चली जा, गोमी सियाना ने कहा और उठकर वहां से चली गई। फिर अलाशा फेरोज के साथ चल पड़ी और अब वो फेरोज के साथ इन्हीं पहाड़ियों में मुकीम थी जहां बाकी लोग मौजूद थे। अलाशा की मासूमियत इंतहा को पहुंची हुई थी। फेरोज जब इसे इसकी दुनिया की कहानियां सुनाता जहां अजूबे अजूबे बिखरे हुए थे तो अलाशा की आंखों में उस दुनिया के ख्वाब बस जाते और फिर वो मासूमियत से बच्चों की तरह फेरोज से वहाँ के बारे में सवाल करती और फेरोज इसे बताता कि वहाँ जिंदगी किस अंदाज में गुजरती है। इस वक्त भी एक पहाड़ी चट्टान पर दोनों बैठे हुए थे। कंवर मेहताब अली की टीम की रवानगी के बाद यहाँ के हालात बिल्कुल पुरसकून थे और कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी जो बाई से उलझन हो, सिवाय इसके के हर दिल में अपने तौर पर ख्यालात थे। जेम्स पैरे के साथी जेम्स पैरे के बारे में सोच रहे थे और इनकी गुफ्तगू कुछ इस अंदाज की होती थी, डेर लूथर, क्या वाकई कोई ऐसा दिन भी आएगा जब हम यहाँ से वापसी का फैसला करेंगे? उम्मीद पर दुनिया कायम है मार्टन, क्या कहा जा सकता है। हो सकता है एक ज़िंदगी की शाम यही हो जाए। कभी कभी जब मैं इन हालात पर गौर करता हूँ तो ये लगता है कि इब्तदाई कुछ वक्त के बाद हमारी ज़िंदगी इन्हीं पहाड़ों और जंगलों में गुजरी हो। यकीन करो अब तो शहरी आबादियाँ जहन तक से महव हो गई हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, मिस्टर मिचेल गार्ड एम्बेसडर अपने तौर पर जो मुहिम सर अंजाम दे रहे हैं वो हमारे लिए वही हैसियत रखती है जो मिचेल गार्ड एम्बेसडर की कामयाबी के वक्त ही हमें हासिल हुई थी। मतलब ये कि हमने एक नेक काम के लिए कसम खाई थी और ये तय कर लिया था कि इंसानियत की भलाई के लिए अमल करते हुए अगर हमारी ज़िंदगी काम आ गई तो हम समझेंगे इससे बेहतर मौत हमें कोई दूसरी नसीब नहीं होगी। हमारे मसाइल थे और इन मसाइल का हल हमारे पास मुमकिन नहीं था और फिर मिस्टर मिचेल गार्ड ने जो रास्ते मुंतखब किए हम इन्हीं रास्तों पर इनके साथ चल पड़े और आज भी इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन यकीन करो यहाँ आकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। क्यों? आखिर मिस्टर एम्बेसडर हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो एक और मुहिम पर गए हैं, मुहिम दर मुहिम। हाँ, ये कह सकते हैं कि वाकई इनकी वापसी मुमकिन होगी। क्यों नहीं? तुम्हें यकीन है? क्यों है? और तुम्हें यकीन क्यों नहीं है? नहीं, बस यहाँ के हालात मुझे कभी कभी इतना बददिल कर देते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांसें यहीं पूरी होंगी और इसके बाद हम इन वीरानों में ढांचों की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे और फिर
جب نئے مہم جو یہاں سے گزریں گے تو انہیں ہمارے ڈھانچے ملیں گے، لیکن ہماری کہانی ان کے کانوں تک کبھی نہیں پہنچ سکے گی۔ دنیا کی یہی کہانی ہے مائی ڈیئر مسٹر مارٹن۔ لوگ کہاں کہاں کس طرح مر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو سب کے بارے میں پتا ہے؟ لوتھر نے پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بھی ان عام لوگوں سے تو مختلف نہیں ہیں۔ لوتھر نے جواب دیا اور مارٹن گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس کی نگاہیں خلاؤں میں بھٹکنے لگیں اور اس کے اپنے ساتھی، رشتہ دار اور عزیز و اقارب بستے تھے۔ نہ جانے ان کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہوں، نہ جانے وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں۔ شاید اپنے طور پر یہ طے کر چکے ہوں کہ یہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ علاشا پتھر کی چٹان پر بیٹھی ہوئی خاموشی سے فضا میں اترنے والی کوہر کو دیکھ رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی اور آسمان صاف و شفاف ہو گیا تھا، لیکن بارش کے چھوڑے ہوئے اثرات قرب و جوار میں منڈلا رہے تھے۔ زمین سے اتنی بلندی پر موجود وہ اپنے آپ کو بڑا عجیب سا محسوس کرتے تھے۔ گہرائیوں میں ٹاری بیگا آباد تھا اور بہت دور پہاڑیوں پر یوٹ کا بسیرا تھا، جہاں وہ اپنے طور پر سارے کام کر رہا تھا۔ ایملے وغیرہ اب ان کے درمیان موجود نہیں تھے۔ علاشا نے فیروز کو دیکھتے ہوئے کہا، فیروز کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ نہیں رہا علاشا، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے؟ ہاں تمہیں، لیکن مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں اپنا مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ مستقبل کیا ہوتا ہے؟ آنے والا وقت۔ مگر تم آنے والا وقت کیسے دیکھ رہے ہو؟ چشمے تصور سے۔ اوہ، تمہاری باتیں میری سمجھ میں بہت کم آتی ہیں۔ ہاں علاشا، جب تم ان تمام باتوں سے واقف ہو جاؤ گی تو تمہیں اس میں لطف آئے گا۔ تم مجھے ان باتوں سے واقف کرو، یہ کام انسان کے بس کا نہیں ہے، تو پھر وقت خود یہ کام کرتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں فیروز، میں نے تو کبھی کسی وقت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ جب تم ان وحشیوں کی بستی میں رہتی تھی علاشا، تب تمہارے کیا تصورات تھے؟ تصورات کے بارے میں تو میں جانتی ہی نہیں تھی۔ کچھ تو سوچتی ہوگی۔ یقین کرو کچھ بھی نہیں سوچتی تھی، بس وقت گزر رہا تھا۔ گومی سیانہ تھی اور میں تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کیا تمہارے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آیا علاشا کہ تم اس دنیا کے علاوہ اور کوئی دنیا دیکھو؟ نہیں، مجھے کسی اور دنیا کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی۔ گویا تم یہ سمجھتی تھی کہ یہ بستی جہاں تم لوگ رہتے ہو دنیا کی پہلی اور آخری بستی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا میں نے کبھی، علاشا نے جواب دیا اور فیروز ہنسنے لگا۔ علاشا بھی ہنسنے لگی تھی۔ چند لمحات کے بعد وہ بولی، لیکن جب سے تم نے مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتایا ہے، میں عموماً اس دنیا کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ کیا سوچتی ہو؟ بس یہی سوچتی ہوں کہ دنیا جانے کیسی ہوگی۔ وہ دنیا بہت خوبصورت ہے علاشا، لیکن کیا ہم اس دنیا میں واپس جا سکیں گے؟ کیوں نہیں علاشا، کیا تمہیں اس کی امید نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس میں سوچتی ہوں کہ جتنا وقت زیادہ سے زیادہ گزرتا ہے، نہ جانے کیوں میرے دل میں مایوسی کی لہریں پیدا ہونے لگی ہیں۔ نہیں علاشا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن بالآخر میں تمہیں اپنی اس دنیا میں لے جاؤں گا اور اس کے بعد ہم اسی دنیا میں جا کر آباد ہوں گے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ اسی وقت زاہد کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ ادھر سے گزرنے لگا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو فیروز نے اسے آواز دی، زاہد ادھر آؤ، اور زاہد ان کے قریب پہنچ گیا۔ بیٹھ جاؤ، تم سے میری بہت کم گفتگو ہوئی ہے۔ ہاں مسٹر فیروز، آپ نے جس قدر مجھے اہمیت دی ہے، بس میں نے اسی کو غنیمت سمجھا ہے۔ نہیں زاہد، آؤ بیٹھو پلیز۔ اور زاہد ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مائی ڈیئر زاہد، کہ تم بھی مایوس ہو؟ نہیں، مایوس نہیں ہوں، لیکن میں نے تمہارے چہرے پر ہمیشہ ایک گہری سنجیدگی طاری دیکھی ہے۔ ہاں، اپنوں سے دور رہ کر انسان کے جذبات و احساسات کچھ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کون کون ہے تمہارا؟ میری بیوی ہے، بچے ہیں۔ اوہو، تو تم بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ بس اس لیے کہ بہتر زندگی کی تلاش میں۔ فیروز نے گہری سانس لی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، زاہد، انسان کس قدر مجبور اور بے بس ہے۔ ہاں مسٹر فیروز، اس میں کوئی شک نہیں، اور اب یہاں آنے کے بعد جب تنہائیوں میں مجھے سوچنے کا موقع ملا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میں نے اپنے بیوی بچوں سے دور ہو کر اچھا کیا یا برا۔ نہیں، بہرحال تم نے ان کی بہتری کے لیے قدم اٹھایا ہے، وہ نہ جانے کیوں مجھے یہ امید ہو چلی ہے مائی ڈیئر مسٹر زاہد کے ہم میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے انتظار کرنے والے ان کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہوں گے، تو پھر ہم ضرور اپنی دنیا میں واپس پہنچیں گے۔ مجھ جیسا آدمی جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اب سوائے علاشا کے، اور علاشا بھی مجھے یہاں ملی ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کون مانگتا ہوگا۔ لیکن تم جیسے لوگوں کو دیکھ کر میرے دل کو سہارا ہوتا ہے کہ کم از کم تمہاری دعاؤں میں ہم بھی شریک ہوں گے،
और हम भी तुम्हारे लिए मांगी जाने वाली दुआओं के सहारे ही वतन वापस पहुंच जाएंगे। मेरी दुआ आपके साथ है मिस्टर फेरोज, जाहिद ने कहा। चुनांचे इस तरह हर शख्स अपने अपने तौर पर सोचों में गुम था और पहाड़ों पर यह जिंदगी अजीबोगरीब अंदाज में गुजर रही थी। मोहमजों के अलावा भला किसी आम इंसान को ऐसी जिंदगी कहाँ नसीब होती है। अर्शी को भी अपनी जिंदगी में पहली बार दिल के गुदाज का अंदाजा हुआ था। नादिर शाह इसकी ज़िंदगी में जिस अंदाज में शामिल हुआ वो बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब था, लेकिन इसके बाद नादिर शाह जिस तरह इसके दिल की गहराइयों में उतरता चला गया, इसका अर्शी को खुद भी कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। इसका शरारत भरा अंदाज, इसके अल्फाज इसके करीब न होने के बाद अर्शी को याद आ रहे थे और वो सोच रही थी कि ये क्या हो गया, इस तरह कोई इंसान किसी बंधन में कैसे बन जाता है। वैसे इसमें भी कोई शक नहीं था कि नादिर शाह हर तरह से ऐसी शख्सियत का मालिक था कि इसे सिर्फ और सिर्फ चाहा जाए। हर शख्स इसकी तारीफ करता था। इसकी वजह से अर्शी का सीना फख्र से फूल जाता था। लोग इसके गुण गाते तो अर्शी को यूँ महसूस होता जैसे इसकी तारीफ की जा रही हो। वो दर हकीकत एक मशरकी लड़की थी। अपनी तमाम तर जहनी आज़ादी और शरारतों के बावजूद उसके दिल में पाकीज़गी का जो तसव्वुर था, इसका सबूत यह था कि नादिर शाह से इतनी कुर्बत होने के बावजूद आज तक दोनों के जहनों में कभी कोई खोट नहीं आई थी। अर्शी को बस इसकी कुर्बत ही बेहतर महसूस होती थी। एक लम्हे के लिए भी दिल में ख्याल नहीं आया था कि वो एक मर्द है और वो खुद एक औरत। अब इसके जाने के बाद इसके दिल में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आने लगे थे। एक लम्हा जूझी लग रहा हो। गुल तो अब ज्यादातर रीटा हार्वे के पास रहती थी और यहाँ सहरा आज़म में दाखिल होने के बाद अर्शी ने अपने आप को हकीकत से रोशनास कराया था और ख़ुद को एहसास दिलाया था कि गुल तो बस लम्हों का खेल है। बहुत जल्द वो वक्त आ जाएगा जब इससे जुदा होना होगा। सोचती थी तो ज़हन में अजीब से तासुरात पैदा हो जाते थे। यह एहसास भी दिल में था कि गुल के माँ बाप मौजूद हैं और बहरहाल माँ का जो तसव्वुर होता है, अर्शी इससे वाकिफ तो बेशक नहीं थी, लेकिन दुनिया देखी थी, सोच सकती थी कि एक नन्ही सी बच्ची अपनी माँ के लिए क्या हैसियत रखती है। खुद खासी सख्त मिजाज थी और दिल में ये सोचा था कि बड़ी मोहब्बत के साथ गुल को इसकी माँ के आगोश में पेश कर देगी। ये तो करना ही है, लेकिन अपने आप को आने वाले मुश्किल से बचाने के लिए इसने रीटा हार्वे को मुकम्मल आज़ादी दे रखी थी कि गुल इसके साथ रहे। अब यह हकीकत थी कि गुल ज़्यादातर रीटा हार्वे के पास ही रहती थी। इस वक्त भी गुल इसके पास मौजूद नहीं थी और वो बैठी खलाओं में घूर रही थी कि गुल की मध्यम सी आवाज़ इसके कानों में उभरी और वो चौंक कर अकब में देखने लगी। रीटा हार्वे ही थी जो गुल को बड़े प्यार से अपने सीने से लगाए हुए आ रही थी। वो अर्शी के पास पहुंच गई। हेलो डियर अर्शी। हेलो मैडम रीटा हार्वे। भाई सच्ची बात यह है कि तुम्हें देखकर बाज़-औक़ात बड़ी हैरत होती है। क्यों? अर्शी एक बात बताओ। जी मैडम। क्या तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्टेज प्ले किए हैं? नहीं मैडम, मुझे ऐसे फजूल कामों से कोई दिलचस्पी नहीं रही। फजूल काम तो और क्या। नहीं, बहरहाल ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मेरी ज़िंदगी का नहीं। मगर आपने सवाल क्यों किया? इसलिए कि तुम अब तक जो अदाकारी करती रही हो वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इसके लिए एक एक्सपर्ट चाहिए होता है। अर्शी मुस्कुराती और बोली, हाँ मैडम हार्वे, कम अज़ कम मैं वक्त की ज़रूरत का पूरा पूरा ख्याल कर लेती हूँ। मगर तुम इतनी प्रैक्टिस कैसे हुई? अर्शी मुस्कुराने लगी। रीटा हार्वे के सामने बैठ गई थी। अर्शी ने कहा, मैडम मुझे एक अजीबोगरीब शौक रहा है। कैसा शौक? मैंने कहा ना, बहुत ही अजीबोगरीब। मुझे बताओ इसके बारे में। बस मैडम मुझे फीचर राइटिंग का शौक था। ओ गुड लॉर्ड, फीचर राइटिंग, ये तो एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। हाँ मैडम, तो इसके लिए भी मैंने एक अजीबोगरीब तरीक़ाकार इख्तियार किया। क्या? असल में मैडम मेरे फादर के बारे में तो आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं। इनकी ज़िंदगी ज़्यादातर मुहम्मत में गुजरी। घर वाले बेचारे सीधे साधे दकियानुसी किस्म के लोग थे और मैं अपने बाप की इकलौती और मंजूर नज़र। मेरी किसी बात की काट नहीं की जाती थी। जिस तरह चाहती अपनी ज़िंदगी गुजारती और इस तरह मुझे खुद सरी की आदत पड़ गई। मैंने अखबारों में ज़िंदगी के जिस शोबे से मुतल्लिक फ़ीचर लिखे, इसमें अपने आप को शामिल करके देखा, इसकी हकीकतें तलाश की। ये तो बहुत बड़ा काम है। जैसा भी है मैडम, बहरहाल मैंने ऐसा किया। उसके बाद मैंने जो फ़ीचर लिखे वो इस कदर हकीकी थे कि लोग हैरान रह गए। जी मैडम, और इसी दौरान मुझे ये बच्ची मिली थी। दर्जनों बार मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं इसके बारे में तुमसे सवाल करूं। जी मैडम, तो फिर मुझे बताओ ये किस तरह तुम्हें मिली? मैडम उन दिनों मैं भिखारियों पर फीचर लिख रही थी। सड़कों पर बेशुमार भिखारी भीख मांगते फिरते हैं। आपने कम अज़ कम मेरे वतन में देखा ही होगा। हाँ, और उनका अंदाज़ अजीबोगरीब होता है। बड़े टेक्निकल लोग होते हैं ये, और भीख मांगने के ऐसे ऐसे तरीके ईजाद करते हैं मैडम कि आप सुने तो हैरान रह जाएं। ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि तुम सीने में इतने राज छुपा बैठी हो। रीटा हार्वे दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए कहा, फिर बोली, मगर ये तो बताओ भीख मांगने का क्या क्या अंदाज है?
ایک बूढ़ा आदमी जो भीख मांगता है मैडम, वो कहता है बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ पाँव काम नहीं करते, मुझे कुछ दो। एक नौजवान आदमी जिसके पास भीख मांगने की गुंजाइश नहीं होती, अपने हाथ पाँव टेढ़े करके और आंखें उल्टी करके भीख मांगता है और रहम खाकर लोग इसे भीख देते हैं। इसके साथ साथ ही औरतों का भी एक शोभा है और ये बहुत तेज़ और चालाक होती हैं। किसी नौजवान जोड़े को देखकर कहती हैं, चाहे वो आपस में भाई बहन ही क्यों ना हो, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, दूधो नहाओ पोतो फलो, और वो जोड़ा इन्हें कुछ न कुछ दे जाता है। किसी ऐसे शख्स को देखकर जिसके चेहरे से पता चलता है कि नौकरी की तलाश में जा रहा है, ये फौरन कहती हैं, अल्लाह तेरी नौकरी लगा बाबू, भिखारन को कुछ तो दे जा। इसके साथ ही ये बास जगह किसी नन्हे से बच्चे को गोद में लिए हुए भीख मांगती फिरती हैं और कहती हैं, बाबूजी मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अब आप सोचिए मैडम, वो ये 3 बच्चे आखिर कहाँ से वारिद हो जाते हैं। रीटा हार्वे हंस पड़े। फिर इसने कहा, बहरहाल अजीब स्टाइल है और प्रोफेशन भी, मेरा ख्याल है बहुत पुराना है। हाँ मैडम, इसी तरह जब नौजवान भिखारनें भीख मांगने निकलती हैं तो इनके साथ बड़े दिलचस्प वाक़यात पेश आते हैं। ओ माय गॉड, मैंने वाकई कभी ज़िंदगी के शोबे के बारे में नहीं सोचा, मुझे ज़रा तफसील से बताओ। और अर्शी इसे तफसील से सारी कहानी सुनाने लगी। बच्ची का मिल जाना और इसके बाद के वाक़यात तमाम के तमाम रीटा हार्वे को सुनाने के बाद इसने कहा, और बिलाखिर डैडी ने इस बच्ची को गायब कर दिया, लेकिन मैंने चंद लम्हों में इसे हासिल कर लिया। फिर जब डैडी को किसी ऐसे जोड़े की तलाश हुई जो बच्ची को इनके हवाले कर सके, तो मैं और नादिर शाह ने तय किया कि भेस बदल कर इन लोगों का साथ दें। माय गॉड, तुम यकीन करो, कभी हम लोगों को तुम पर शुबा नहीं हो सका। मैं तो नादिर शाह की इसलिए ख़िलाफ़ थी कि एक बहुत ही आम किस्म के लोग हमारे मामलात पर इस कदर हावी होते जा रहे हैं, लेकिन बिलाखिर नादिर शाह ने अपना लोहा मनवा लिया। और बाद में जानकर मुझे जिस कदर शर्मिंदगी हुई, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम लोग किस कदर आला पाए के लोग हो। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि खुद तुम्हारे डैडी भी तुम्हें नहीं पहचान सके। हाँ मैडम, ये इसकी वजह है जो मैंने आपको बताई। भाई अर्शी वंडरफुल, अब तुम्हें अर्शी कहते मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है, हालांकि मैं तुम्हारा नाम शमसा ही लेती रहती हूँ। और फिर मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी शानदार इंग्लिश बोल लेती होगी, तुमसे कभी बात ही नहीं हुई। हम जो करैक्टर अदा कर रहे थे मैडम, उसमें भला इतनी आला किस्म की अंग्रेज़ी की क्या गुंजाइश थी। बहुत चालाक हो तुम दोनों, और वो डिसेंट आदमी। यकीन करो, अगर मैं नौजवान लड़की होती तो शायद तुम्हें मेरी रकाबत बर्दाश्त करना पड़ती, रीटा हार्वे ने कहा और हंस पड़ी। अर्शी भी हंसने लगी थी। आप बहुत अच्छी हैं मैडम। नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया था, उस वक्त आपको मालूम नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जब इंसान किसी को तस्लीम करे फिर इसका अजाला भी कर दे। अगर कभी मुझे मौका मिला तो अजाला तो मैं करूँगी डेयर, तुम देखना, मैं तुम दोनों को लंदन में सेटल करा दूंगी। वैसे एक बात बताओ अर्शी। जी मैडम। नादिर शाह याद आता है? हाँ मैडम, इनकार नहीं करूँगी इस बात से। नादिर शाह तुम्हें अजीबोगरीब अंदाज में मिला, पहले तुम लोगों के दरमियान दुश्मनी थी। हाँ मैं बता चुकी हूँ। बहरहाल एक बात कही गई है कि बदतरीन दुश्मनी बेहतरीन दोस्ती में तब्दील हो जाती है। जी मैडम, मुझे इस मकूले के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। भाई सबसे बड़ा अंदाज़ा तो यह है शायद, वैसे तुम इत्मीनान रखो डेयर, नादिर शाह जहाँ गया है वह अपनी कामयाबी का ज़ामिन वही बनेगा। जी हाँ, बाकी लोग भी अच्छी कारकर्दगी के हामिल हैं। कंवर मेहताब अली ही बहुत आले पाए का मोहमजू है, लेकिन नादिर शाह ने हम सबको जिस तरह पीछे छोड़ दिया है, इसको देखते हुए मैं इस वक्त भी बात कह सकती हूँ कि इस मुहिम की कामयाबी का सेहरा नादिर शाह के सर होगा और हम कामयाबो कामरान लौटेंगे। थैंक यू मैडम, आपने मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, वरना नादिर शाह के जाने के बाद मैं खासी परेशानी महसूस कर रही थी अपने आप को। मैं महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुम अपने आप को संभाले रखो प्लीज़। जी मैडम। वैसे तुम लोग इसके बाद शादी कर लोगे? रीटा हार्वे ने सवाल किया। ये हम नहीं कह सकते मैडम। क्या मतलब? रीटा हार्वे हैरानी से बोली। मैडम सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हमारी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ के इक़दार बिल्कुल ही अलग और बदले होते हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरी शादी का फैसला बहर तौर मेरे वालिदैन ही करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन शादी तो मैं नादिर शाह के साथ ही होगी। जब फैसला बुजुर्गों के हाथ में होता है मैडम, तो ये बात हम पूरे दावे से कैसे कह सकते हैं? अर्शी ने कदरे उदास लहजे में कहा और रीटा हार्वे से गौर से देखने लगी। दोनों ही को नहीं मालूम था कि जिस जगह वो बैठी हुई हैं, इसके अकवी चट्टान के साथ सर हदायतुल्लाह भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। रीटा हार्वे और अर्शी की गुफ्तगू की जानिब से खुद मुतवज्जो नहीं हुए थे, बल्कि इत्तफाकिया तौर पर ही इनकी आवाज़ों ने चुका दिया था। और फिर इसके बाद उन्होंने रीटा हार्वे और अर्शी की पूरी गुफ्तगू सुनी। खुद भी दुनियादार थे, ना तजर्बेकार और अहमक नहीं थे कि बेटी की कैफियत से वाकिफ न होते। अर्शी जिस अंदाज में नादिर शाह से बेतकल्लुफ़ थी और अपनी मासूमियत में इसने जिस तरह नादिर शाह को सरदार खान की हैसियत से
اپنا شوہر تسلیم کیا تھا اور بعد میں ساری باتیں عیاں ہو گئی تھیں۔ ان پر غور کیا تھا انہوں نے کئی بار اور سوچوں میں ڈوب گئے تھے، لیکن بعد میں جب انہیں تفصیلات معلوم ہوئی تو ان کا ذہن خاصا مطمئن ہو گیا تھا۔ نادر شاہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، ایک بڑے آدمی کا بیٹا اور ایک اچھے خاندان کا فرد تھا۔ چنانچہ اگر عرشی اس سے متعارف ہو بھی گئی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ وہ تو اس بات سے خوش تھے کہ ان کی سرکش بیٹی، جو کبھی انہیں بیٹی محسوس نہیں ہوئی تھی، اپنے لیے کوئی راستہ منتخب کر چکی ہے۔ انہیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس راستے کو منتخب کرتے ہوئے عرشی نے کتنا سفر طے کیا ہے۔ پھر جب ریٹا ہاروے اور عرشی کے درمیان ہونے والی گفتگو انہوں نے سنی تو ان کا دل فخر و مسرت سے بھر گیا۔ عرشی کے بارے میں انہوں نے جو رائے قائم کی تھی وہ بالکل غلط نہیں تھی، جبکہ اہل خاندان عرشی کی شرارت کو حقیقت سمجھ بیٹھے تھے اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ عرشی جو کچھ کہہ رہی وہ سچ ہے۔ لیکن آج انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ بیٹی پر مکمل اعتماد کر کے انہوں نے در حقیقت ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔ عرشی جو کچھ بھی تھی، لیکن بہرحال ان سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتی تھی کہ اس نے صاف صاف ریٹا ہاروے سے بات کہہ دی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ نے رشتہ ناپسند کیا تو تمام تر محبتوں کے باوجود بہرحال اپنے والدین ہی سے تعاون کرے گی۔ یہ در حقیقت مشرق کا ایک انداز تھا اور عرشی نے نہایت ماڈرن ہونے کے باوجود مشرق کی اس روایت کو پامال نہیں کیا تھا۔ لیکن عرشی کے نظریات کی تمام تر تفصیلات معلوم ہونے کے بعد سر ہدایت اللہ کسی قدر تشویش کا شکار ہو گئے تھے۔ ویسے تو اس مہم میں بیٹی شریک تھی اور وہ خلوص دل سے چاہتے تھے کہ مہم کامیاب ہو، اس کے بعد یہاں سے واپسی، لیکن اب ان کے دل میں نادر شاہ کا خیال مزید جڑ پکڑ گیا اور بھی سوچ رہے تھے کہ جس طرح بھی ہو نادر شاہ کی واپسی جلد ہونی چاہیے اور اسی شکل میں اس مہم کا خاتمہ بھی ہو۔ بہرحال وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھے اور آگے بڑھ گئے تاکہ دونوں خواتین کو احساس نہ ہو کہ ان کی گفتگو سن لی گئی ہے۔ پھر کافی دور سے انہوں نے عرشی اور ریٹا ہاروے کو ٹہلنے کے انداز میں اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا اور اپنے آپ کو اس طرح انجان کر لیا جیسے وہ ان کی آمد سے بے خبر ہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ان کے پاس پہنچ گئی۔ ہیلو سر ہدایت اللہ، ریٹا ہاروے نے انہیں مخاطب کیا اور سر ہدایت اللہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہیلو ریٹا، اوہو بوندیں پڑنے لگی ہیں، کہیں بارش تیزی نہ ہو جائے، گل کو ہلکا سا نزلہ بھی ہو رہا ہے، آؤ عرشی صاحبان کے نیچے بیٹھتے ہیں، ریٹا ہاروے نے کہا اور سر ہدایت اللہ نے گردن ہلا دی۔ نہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ دونوں کے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ بہرحال وہ جو آپس میں گفتگو کرنا چاہتی تھیں اور سر ہدایت اللہ کی گفتگو میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ زاہد کی جانب متوجہ ہو گئے جو انہی کی سمت آ رہا تھا۔ پھر وہ اور زاہد بہت دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ بوندیں تیز نہیں ہوئی تھی اور مدم مدم ہی برس رہی تھی۔ ان کا ذہن لوگوں میں الجھ گیا جو ایک خطرناک مہم پر گئے تھے۔ وہ کافی دیر تک اس مہم کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔